नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आज मैं आपको कक्षा 5वीं की परिसर अध्ययन भाग 1 का पाठ क्रमांक 6 नियम सबके लिए इस पाठ का मैं अध्ययन और अध्यापन कराने वाला हूं। तो इस पाठ के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको मैं आपको समझा रहा हूं कि नियम क्यों आवश्यक है और नियम क्यों होना चाहिए, नियम की आवश्यकता क्यों है और हमें नियम का पालन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, पहला, नियम की आवश्यकता हमें क्यों है। देखना है इसमें कि पाठ 6 में नियम सबके लिए, तो नियम की आवश्यकता क्यों होती है हमें। तो इसके कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसका मैंने लेखन किया है और उसे मैं आपको उसका अध्यापन करा रहा हूं कि नियम की आवश्यकता क्यों होती है और नियम क्यों होना चाहिए। तो इसमें पहला मुद्दा है नियमों की आवश्यकता, कि नियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसका पहला मुद्दा देखिए, सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य की जानकारी होती है। यदि नियम नहीं होता तो हमें अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य की जानकारी नहीं होती। इसलिए सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अपने उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य की जानकारी नियम के ही द्वारा होती है, इसलिए नियम बनाए गए हैं। दूसरा देखिए, नियम की आवश्यकता क्यों है। व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है, नियम है, इसीलिए हमें व्यवहार में अनुशासन का निर्माण होता है। इसमें तीसरा मुद्दा है, देखिए, हम अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं। नियमों की वजह से ही हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। चौथा मुद्दा है, देखिए, कि नियम की आवश्यकता क्यों है। किसी पर भी अन्याय नहीं होने पाता, नियम होने की वजह से ही किसी अन्य पर अन्याय नहीं होने पाता। और इसमें पांचवा मुद्दा है, देखिए, समाज में न्याय और समता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो नियम की आवश्यकता इसीलिए है कि समाज में न्याय और समता स्थापित करने में नियमों की वजह से ही हमें मदद मिलती है। अब हमें देखना है इसमें दूसरा मुद्दा कि नियमों का पालन हमें क्यों करना चाहिए या नियम पालन से क्या क्या होता है। तो देखिए, नियम पालन में भी कुछ मुद्दे मैंने यहाँ लिखा है, उसका आप क्या करिए, ध्यान से उसको श्रवण करिए। जैसे नियमों का पालन हमें क्यों करना चाहिए या नियम पालन क्यों करना चाहिए। तो देखिए, नियम सबके लिए होते हैं और सब पर समान रूप से लागू होते हैं, इसलिए नियम पालन आवश्यक है। दूसरा मुद्दा है, इसमें नियमों के आगे कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता, इसलिए भी नियम बनाए जाते हैं। अब इसमें तीसरा मुद्दा है, देखिए, नियमों का पालन ना करने पर दंड मिलता है। यदि नियम का पालन ना किया जाए तो इसमें दंड का भी प्राविधान है। चौथा मुद्दा देखिए, दंड देते समय भेदभाव नहीं किया जाता। इन नियमों की वजह से ही दंड देते समय दंड की प्रक्रिया में भेदभाव नहीं होता। और इसमें पांचवा मुद्दा है, देखिए, समानता नियमों का अधिकार है, अर्थात नियम होने की वजह से ही प्रत्येक को क्या है, समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हमें नियम की आवश्यकता क्यों है तथा नियमों का पालन क्यों करना चाहिए उसको मैंने समझाया। और इसका आप क्या करिए, श्रवण करिए और मनन करिए और दैनिक जीवन में अपने उपयोग में नियमों की आवश्यकता को लाइए तथा नियमों का पालन करिए और नियम के अनुसार ही जीवन यापन करिए। नियमों का पालन में देखिए एक मुद्दा और है कि नियम सबके लिए होते हैं, इसलिए हम इनका पालन करते हैं, अतः नियम होना आवश्यक है। इसके बाद बच्चों अगला मुद्दा है, समाज के लिए बनाए गए नियमों में होने वाले परिवर्तन।
तो हमें ज्ञात है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं तो उन नियमों में समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं। तो देखिए उसमें मुख्य मुद्दे को मैंने यहाँ लिखा है कि समाज के लिए बनाए गए नियमों में परिस्थिति के अनुसार उचित परिवर्तन करने पड़ते हैं कि जिस तरह से परिस्थिति रहती है उस तरह से उन नियमों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसमें दूसरा मुद्दा है, देखिए प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। प्रकृति का व्यवहार प्रकृति के नियमों के अनुसार चलता है। तीसरा मुद्दा है, देखिए हम प्रकृति के नियम नहीं बदल सकते। हम इंसान जो है प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। ये प्रकृति के नियम को समझने के लिए हमें इसको व्यापक रूप से समझना पड़ेगा। जैसे कि बच्चों देखिए प्रकृति के नियम में हम क्या क्या उसको समझ सकते हैं। प्रकृति के नियम हम बदल नहीं सकते हैं, ये सभी जानते हैं। जैसे सूर्य का उगना और अस्त होना, अथवा ऋतु चक्र का कभी परिवर्तन कभी नहीं रुकती। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का बल, नियम हम नहीं बदल सकते। समुद्र में आने वाले ज्वार और भाटे को हम नहीं बदल सकते। चंद्रमा की बदलने वाली कलाएं, ये सभी घटनाएं प्रकृति के नियम के अनुसार ही होती रहती हैं। इसलिए प्रकृति के नियम जो हैं, चौथा मुद्दा इसके आधार पर है, प्रकृति के नियम अधिक स्थिर तथा निश्चित होते हैं। ये कालबद्ध होते हैं। प्रकृति के जो नियम हैं कालबद्ध होते हैं कि समय पर सूरज उगेगा और वो अपने समय पर अस्त होगा। ऋतु का चक्र भी चलता रहता है। समुद्र में जो ज्वार और भाटा है वह भी समय पे आती है। चंद्रमा की कलाएं भी समय पर होती हैं, बदलते रहती हैं। तो ये प्रकृति के नियम जो है अधिक स्थिर हैं तथा निश्चित होते हैं और ये कालबद्ध होते हैं। समय पर वर्षा, जाड़ा और ठंडी का मौसम जो है प्रकृति के समय के अनुसार होता है। परंतु जो मानव द्वारा बनाए गए नियम हैं वे नियम बदली होते रहते हैं, उसमें बदल किया जाता है। जैसे देखिए पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उस समय के नियम अलग थे। हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद परिस्थिति बदल गई और सामूहिक जीवन के नियम भी बदल गए। इसका एक उदाहरण देखिए, जैसे जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय 21 वर्ष के नागरिक को मतदान का अधिकार था। उसके बाद क्या हुआ, सन 1988 के बाद मतदान का अधिकार व्यक्ति को 18 वर्ष पूर्ण हो जाने पर दिया गया। तो इस तरह से जो समाज के लिए बनाए गए नियमों में क्या होता है, समय समय पे परिवर्तन होते रहता है, परंतु जो प्रकृति का नियम है वो निश्चित, स्थिर तथा कालबद्ध होता है। तो इस तरह से हमें समाज के नियमों को समझना है और समझ करके हमें नियम के अनुसार कार्य करना है। नियम सबके लिए, इसमें हमें देखना है। चौथा मुद्दा हमारा है भेदभाव का। तो इसमें शार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ कि भेदभाव, ये चौथे मुद्दे को हम किस तरह से समझेंगे। जैसे लड़का लड़की में भेदभाव करना अनुचित है, यानी लड़का लड़की में भेदभाव करना अनुचित है, पहला मुद्दा समझिए। और दूसरा मुद्दा है, देखिए लड़कियों को कम भोजन देना अथवा उन्हें विद्यालय ना भेजना अन्याय है। तो भेदभाव को हम इस तरह से समझेंगे कि हमें लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसमें देखिए नियम सबके लिए में पांचवा मुद्दा है। देखिए पांचवा मुद्दे के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें पांचवा मुद्दा है अच्छी प्रथाएं तथा परंपराएं। अच्छी प्रथाएं कौन सी हैं और कौन सी परंपराएं थी जो अच्छी हैं। तो इसमें देखिए नियम सबके लिए, इसमें देखिए पहला इसका मुद्दा है त्योहार उत्सव का सामूहिक आनंद लेना। ये जो प्रथाएं जो थी, हमारी परंपराएं थी, तो उसमें त्योहार और उत्सव जब आते थे तो सब लोग सामूहिक रूप से क्या करते थे, उत्सव को मनाते थे और आनंद लेते थे। दूसरा है देखिए घर पर आए अतिथियों का स्वागत और सम्मान करना।
ये प्रथाएं जो परंपराएं हैं कि घर पर आए हुए मेहमान जैसे अतिथि देवो भव के रूप में हम मानते हैं। तीसरा है इसमें मुद्दा देखिए, अच्छी प्रथाएं और परंपरा में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली रीतियों का पालन करना। यानी पर्यावरण का हम क्या करते थे, प्रथाएं थी संतुलन बनाए रखने, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाली रीतियों का पालन करना। इसमें देखिए चौथा मुद्दा है प्राणियों के प्रति प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने वाले उत्सव को मनाना। इसके बाद अच्छी प्रथा में और देखिए पांचवा मुद्दा है अहिंसा और शांति का महत्व स्थापित करने वाली प्रथाओं का पालन करना। तो ये सब जो थी हमारे समाज में अच्छी प्रथाएं और परंपराओं में, जैसे अहिंसा और शांति का महत्व स्थापित करने वाली प्रथाओं का पालन करना, ये सब भी नियम के अंतर्गत आते हैं और इन्हें भी नियम के अंतर्गत, सबके नियम के अंतर्गत हमें समझना है। इसके बाद है देखिए छठवां मुद्दा है बच्चों, इसमें हमें समझना है अनिष्ट प्रथाएं तथा परंपराएं। यानी कौन से हमारे समाज में अनिष्ट परंपराएं थी जो समाज के लिए हितकर नहीं थी। तो जैसे देखिए इसमें अनिष्ट परंपराएं और अनिष्ट प्रथाएं बाद है देखिए बच्चों नियम सबके लिए। इसमें अगला मुद्दा है अनिष्टकारी प्रथाएं तथा परंपराएं कि हमारे समाज में कौन सी अनिष्टकारी प्रथाएं और परंपराएं थी, इसे भी हमें नियम सबके लिए इस पाठ के अंतर्गत ही समझना है। तो इसमें देखिए पहला इसमें मुद्दा है जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण होने में विषमता बढ़ गई। अनिष्टकारी प्रथाएं जो थी जाति भेद के कारण समाज में ऊंच नीच की खाई का निर्माण होने से विषमताएं बढ़ गई थी। और दूसरा मुद्दा है देखिए इसके अंतर्गत अस्पृश्यता एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा थी। इसे स्वतंत्र भारत के संविधान ने समाप्त कर दिया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो ये अस्पृश्यता थी, यह एक अमानवीय और अन्यायकारी प्रथा बनी हुई थी, इसको भी क्या किया गया, संविधान ने समाप्त कर दिया। इसके बाद और बहुत सी प्रथाएं थी। तो जैसे देखिए तीसरा मुद्दा है सती प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना, दहेज प्रथा, बाल मजदूरी जैसी अनुचित एवं अनिष्टकारी प्रथाओं पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये सब हमारे समाज की जो थी प्रथाएं समाज के लिए हानिकारक थी। जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हुआ, जादू टोना हो गया, दहेज प्रथा हुई, बाल मजदूरी जैसी अनुचित एवं अनिष्टकारी प्रथाओं पर कानून द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया और इस पर रोक लगा दी गई। इसके बाद देखिए चौथा इसमें मुद्दा है बच्चों, चौथा जो है निरक्षरता, अंधविश्वास, गरीबी, विषमता, बाल मजदूरी, विषमता आदि हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। तो हमारे समाज की ये बहुत सी समस्याएं हैं जो हमारे समाज को अनिष्टकारी प्रथाएं और परंपराएं हैं। जैसे निरक्षरता हो गई, अंधविश्वास हो गए, अंधविश्वास और गरीबी के बाद विषमता हो गई, बाल मजदूरी हो गई। ये सब जो हैं ये समाज की अनिष्टकारी प्रथा और परंपरा है। इस पर भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है और इन सब को क्या करना है, खत्म करना है। जैसे अंधविश्वास को खत्म करना है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। शिक्षित बनेंगे तभी हम निरक्षरता खत्म होगी, अंधविश्वास खत्म होगा, गरीबी खत्म होगी, बाल मजदूरी और विषमता खत्म होगी। अतः प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अति आवश्यक है। सबके लिए अब इस अध्याय में हमें देखना है, सातवां मुद्दा हमारा है, इसमें हमें ज्ञान प्राप्त करना है अनिष्टकारी प्रथाओं के दुष्परिणाम
कि ये जो अनिष्टकारी प्रथाएं थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जादू टोना, गरीबी, बाल मजदूरी, जाति भेद, अस्पृश्यता, ये जो अनिष्टकारी प्रथाओं का दुष्परिणाम क्या है, देखिए उस दुष्परिणाम को बताने के लिए मैंने ये 4 मुद्दे में मैं आपको दुष्परिणाम बता रहा हूँ। जैसे देखिए, पहला इसका दुष्परिणाम का पहला मुद्दा है, कमज़ोर व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। अनिष्टकारी प्रथाओं द्वारा कमज़ोर व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। दूसरा देखिए, वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है। तीसरा है देखिए, उन्हें प्रगति की अवसर नहीं मिलते हैं, जो कमज़ोर हैं व्यक्ति, गरीब हैं, लाचार हैं, उन्हें प्रगति के अवसर नहीं मिलते हैं। उसके बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलता, इसलिए उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो हमारे समाज में जो ये अनिष्टकारी प्रथाएं हैं, इन प्रथाओं के दुष्परिणाम के कारण ही कमज़ोर व्यक्तियों की उपेक्षा होती है। वे शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनकी प्रगति नहीं होती है, उन्हें रोजगार नहीं मिलता है और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से इन अनिष्टकारी प्रथाओं के दुष्परिणाम इस समाज पर होते हैं। हमारा मुद्दा है देखिए, 8वां मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण के कानून, नियम सबके लिए। इसमें हमें पर्यावरण के बारे में भी, इस नियम को भी हमें समझना होगा। ये हमारा 8वां मुद्दा है इसमें कि नियम सबके लिए। 8वां मुद्दा है पर्यावरण संरक्षण के कानून। इसमें देखिए, पहला मुद्दा है, हम कई बातों में प्रकृति पर निर्भर हैं। दूसरा है, हमारी अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति के कारण होती है। तो तीसरा है, अगली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों की आपूर्ति होनी चाहिए। और चौथा है इसमें देखिए, हमें इन संसाधनों का संरक्षण एवं उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक उपाय करने चाहिए, जैसे पेड़ों को लगाना होगा, पेड़ों की कटाई रोकना होगा, हमें कोयला हो गया, ईंधन हो गया, गैस हो गया, इनकी बचत हमें करनी होगी ताकि हमें पानी की बचत करनी होगी। जल संरक्षण को भी हमें समझना होगा। इस तरह से हमारी अगली आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण की भी कानून का पालन हमें करना चाहिए। तो इस तरह से पाठ क्रमांक 6 परिसर अध्ययन का यह नियम सबके लिए, इन नियमों को हमें समझना है और नियमों का पालन करते हुए हमें क्या करना है, जीवन यापन करना है। नियम जो है सभी के लिए आवश्यक है और हमें नियम का पालन हमें करना चाहिए। नियमों का पालन करेंगे तभी हम अनुशासित रह सकेंगे और नियमों के आधार पर ही हमारी उन्नति होगी, प्रगति होगी और समाज शिक्षित होगा। धन्यवाद सभी।